Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीति विचारधाराओं के बारे में जो हमने एक चर्चा की श्रृंखला शुरू की है, हम उस चर्चा की कड़ी में आज उदारवाद के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि उदारवाद के जो समकालीन रूप हैं, उसके बारे में जो समकालीन समय में जो प्रश्न खड़े किए गए हैं या जो उसके बारे में तर्क सामने आए हैं वो किस रूप में है। और अगर हम उदारवाद की इस अपनी पूरी चर्चा को एक बार याद करें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उदारवाद एक गतिशील व्यवस्था के रूप में है। और एक गतिशील व्यवस्था के रूप में उदारवाद क्लासिकल उदारवाद के रूप में सामने आया और फिर उसने अपने भीतर की कमियों को ठीक करने के लिए खुद को एक मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद के रूप में भी प्रस्तुत किया। तो इस रूप में आज की जो हमारी अभी की जो चर्चा है उसमें हमारा मुख्य ध्यान समकालीन उदारवाद पर होगा और मेरी मुख्य कोशिश यह होगी कि मैं आप लोगों को जॉन रॉल्स का जो पूरा विचार है समकालीन उदारवाद में उसके बारे में बताऊं और उसके साथ ही हम रॉबर्ट नॉजिक के स्वतंत्रतावादी विचारों के बारे में समझेंगे। रॉल्स की कुछ आलोचनाओं के साथ हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि रॉल्स और नॉजिक के अलावा जो उदारवाद का रूप है वह किस रूप में है। उसमें विशेष रूप से हम मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद की चर्चा करेंगे। विल किमलिका ने उदारवाद के बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है और उनका यह कहना है कि उदारवाद एक खास तरीके से चीजों को देखने की प्रवृत्ति है जिसपे हम समाज के प्रति समाज में अन्य प्रकार के विचारों के प्रति खुद के भीतर न सिर्फ सहिष्णुता की भावना का विकास करते हैं बल्कि हम तार्किक तरीके से चीजों को प्रश्नांकित करना भी शुरू करते हैं। हम व्यक्ति के अधिकारों के महत्व को दर्शाते हैं और उनका जो तर्क है वह यह है कि हर समाज ने अलग अलग तरीके से अपने उदारवाद का विकास किया। इसलिए हमेशा हम यह नहीं कह सकते हैं कि उदारवाद निश्चित रूप से कुछ मूल्यों को आरोपित करने जैसा है। हालांकि विल किमलिका का यह विचार काफी हद तक सार्थक है और उस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि उदारवाद जिस रूप में हिंदुस्तान में आया वह निश्चित रूप से पश्चिमी देशों में विकसित हुए उदारवाद से थोड़ा अलग है। लेकिन जो मुख्य बात है जिसपे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी वह यह है कि उदारवाद अपने भीतर कुछ बुनियादी चीजों को साथ लेकर चलता है और उसमें हम लोगों ने कई बिंदुओं पे बात की थी। लेकिन जो दो मुख्य बिंदु थे जिसे मैंने उदारवाद के भीतर एक तरीके की विवाद के सूत्र के रूप में देखा था जिसके बारे में अलग अलग उदारवादियों के बीच अलग अलग राय है, वह यह था कि जो व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार है उसका स्वरूप क्या हो और दूसरा कि जीवन में राज्य की किस तरीके की हस्तक्षेपकारी भूमिका हो या फिर राज्य की भूमिका का स्वरूप क्या हो। क्या राज्य को सीमित राज्य होना चाहिए या राज्य को एक हस्तक्षेप करने वाले राज्य के रूप में होना चाहिए। क्या राज्य को लोगों के जीवन की तमाम गतिविधियों का दिशा निर्देशन करना चाहिए या फिर राज्य को सिर्फ यह ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपस में हिंसक तरीके से संघर्ष ना करें, कानूनों का पालन करें, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना रखें और अपने अधिकारों का उपयोग करें। तो इसी आधार पर हम लोगों ने देखा था कि उदारवाद के विकास के दौर में एक क्लासिकल उदारवाद की अवधारणा आई थी जिसमें व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही साथ सीमित राज्य की जो पूरे विचार था, जो पूरा विचार है उस पर जोर दिया गया था। और दूसरे स्तर पर जो एक विचार सामने आया था वह इस बात से संबंधित था कि किस तरीके से राज्य जो है वो हाशिए पर पड़े हुए व्यक्तियों या मार्जिनलाइज सेक्शन जो होते हैं समाज के उनको भी स्वतंत्रता का उपभोग करने लायक बना सकता है।
और इसी संदर्भ में मैंने आपको यह बताया था कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं या टी.एच. ग्रीन हैं, उन्होंने अलग अलग स्तरों पर यह तर्क देने की कोशिश की कि व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने के लिए या वास्तविक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य खुद एक सक्रिय भूमिका निभाए। राज्य कुछ लोगों की स्वतंत्रताओं को थोड़ा सीमित करे ताकि बाकी लोग अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग कर पाए। यानी कि असीम संपत्ति रखने की जिस स्वतंत्रता की तरफदारी क्लासिकल उदारवाद में की गई थी, आधुनिक उदारवादियों ने उस पर एक सीमा लगाने की बात की। लेकिन जो आधुनिक उदारवाद के जो समर्थक थे, उनके तर्कों की भी काफी आलोचना की गई और मुख्य रूप से यह कहा गया कि इसमें हम हाइक का नाम ले सकते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने कि 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ या पूर्वार्ध में और सेकेंड हाफ यानी उत्तरार्ध के कुछ वर्षों, कुछ दशकों तक लगातार यह तर्क देने की कोशिश की कि असल में एक हस्तक्षेपकारी राज्य, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, लोगों की आर्थिक गतिविधियों में दखलंदाजी करने वाला राज्य, लोगों की स्वतंत्रताओं का तो हरण या क्षरण करता ही है, लेकिन इसके साथ ही यह व्यक्ति के भीतर जो काम करने की प्रेरणा होती है उसका भी लगातार क्षरण करते जाता है, उसको भी लगातार एक तरीके से खत्म करते जाता है। तो क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो मेहनत करता है उससे अगर राज्य वापस आकर उसकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में ले ले, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के भीतर जो काम करने की एक प्रेरणा होती है, एक इंस्पिरेशन होता है, वह कम होता है। इस तरीके का एक मोटे तौर पर तर्क इन लोगों ने प्रस्तुत किया। उनका यह भी कहना था कि आखिरकार इसका नतीजा यह होता है कि लोगों की जो पूरी स्वतंत्रता होती है उससे वही खत्म हो जाती है, डामाडोल हो जाती है। तो जो 20वीं सदी में मैं आगे बढ़ने से पहले आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 20वीं सदी में जो मुख्य रूप से जो विचार सामने आए उदारवाद के भीतर, उन्हें हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो एक विचार को हम समतावाद की संज्ञा दे सकते हैं और दूसरे विचार के लिए हम स्वतंत्रतावाद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। समतावाद को अंग्रेजी में इगैलिटेरियनिज्म कहा जाता है और जो स्वतंत्रतावाद है उसके लिए लिबर्टेरियनिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो समतावादी हैं उनका जो मुख्य तर्क है वह यह है कि लोगों के बीच में समानता की स्थापना करने के लिए राज्य कुछ हद तक लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता में दखलंदाजी कर सकता है, उसे करना चाहिए और राज्य को संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करना चाहिए। तो जो एक हस्तक्षेपकारी राज्य या एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य की संकल्पना है वह समतावाद के भीतर आती है, लेकिन इसमें भी व्यक्ति की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की महत्ता को, उसके इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया गया है। स्वतंत्रतावाद जो है वह एक समानांतर विचार के रूप में सामने आता है। काफी हद तक यह क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को दोहराता है एक नए दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के साथ, और इसमें यह तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति जो कि खुद अपना मालिक होता है, सेल्फ ऑनर होता है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता है या उससे उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। और अगर व्यक्ति पर टैक्सेशन किया जाता है राज्य के द्वारा तो यह उसका जो सेल्फ ऑनरशिप होता है उसके उल्लंघन करने की तरह है। और इसीलिए जो स्वतंत्रतावादी थे उन्होंने सीमित राज्य की बात की, एक लिमिटेड स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्शन है, एक जो पूरी अवधारणा है वो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। अब अगर हम समतावाद के भीतर की बात करें तो हम यह देखेंगे कि इसमें काफी जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो जॉन रॉल्स हैं, और जॉन रॉल्स के बारे में आप सभी ने अपने ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल थियोरी के पेपर में पढ़ा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो वहाँ भी जॉन रॉल्स एक प्रमुख सिद्धांतकार के रूप में सामने आते हैं। हम यह कह सकते हैं कि 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों में जॉन रॉल्स एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में है, यानी कि वो भी उन्हें कुछ लोग तो 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार मानते हैं, पर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम उस संख्या को थोड़ा विस्तृत करें, 3-4 तक ले जाए,
तब भी हम यह कह सकते हैं कि उसमें जॉन रॉल्स जरूर शामिल होंगे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और इसमें उन्होंने जो पुस्तक की जो खासियत है वह यह है कि इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की कि आखिर क्यों एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो कि जो सबसे खराब स्थिति वाले लोग हैं वो उनकी मदद करे। आखिर लोगों को इस तरीके के राज्य को क्यों स्वीकार करना चाहिए। और इस संदर्भ में जो थियरी ऑफ जस्टिस में उनका जो प्रमुख तर्क था वो इस रूप में हम उसे देख सकते हैं कि उसमें वो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कि खुद अगर हम अपने आप को उस स्थिति में बैठा हुआ पाते हैं तो हम इस प्रकार की राज्य की तरफदारी करेंगे, हम इस प्रकार के राज्य को अपनाने पर जोर देंगे। एक ऐसे, या फिर दूसरे शब्द हम कहें कि हम ऐसे न्याय के सिद्धांत की ओर जाएंगे जिसमें कि जो न्यूनतम स्थिति वाले लोग हैं उनके फायदे के लिए काम हो। रॉल्स के बारे में हम 2-3 चीजों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। एक तो ये कि रॉल्स जो है वो कांटवादी हैं। कांटवादी होने का मतलब यह होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में एक साध्य मानते हैं, यानी कि वो एक लिहाज से इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को दूसरों के हितों के लिए कुर्बान किया जा सकता है। रॉल्स के सिद्धांत की विशेषता यह है कि वे प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से वितरण न्याय के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं, अर्थात वे एक ऐसी सुनिश्चित प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं जिसका अनुसरण करने से वितरण न्याय किया जा सकता है। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में जैसे हम यह देख सकते हैं कि वो यह तर्क देना चाहते हैं कि अगर हम उनके द्वारा प्रस्तुत पूरी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तो हम न्याय के उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे जिन्हें वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें वो मूल स्थिति की एक या ओरिजिनल पोजीशन की एक अवधारणा देते हैं, और इसमें वो यह बोलते हैं कि चूंकि उनका पूरा सिद्धांत एक तरीके के सामाजिक समझौते का सिद्धांत है जिसे लोग ओरिजिनल पोजीशन में करते हैं, इसलिए उनका न्याय का सिद्धांत श्रेष्ठ है। वे यह दावा नहीं करते हैं कि कभी ऐसा समझौता हुआ था, लेकिन उनके अनुसार यदि कभी भी लोग उनकी बताई शर्तों के अनुरूप अपनी मूल स्थिति में जाएंगे तो वो न्याय के उनके सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे। वे न्याय के अपने सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में न्याय के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को अपने आप में साध्य माना जाता है, किसी के भी हितों को दूसरों के हितों के लिए कुर्बान नहीं किया जाता है, और इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोग खुद इस चीज को स्वीकार करें। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन की जो पूरी अवधारणा है उसका अर्थ यह है कि यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें कि रॉल्स कहते हैं कि आप कभी भी इसके पीछे जा सकते हैं और उनकी शर्तों को अगर आप मानते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, तो आप न्याय के उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे जिन्हें वे प्रस्तुत कर रहे हैं। और मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन में लोग एक तरीके की वेल ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञान के पर्दे के पीछे रहते हैं। लोगों को यह पता नहीं होता कि समाज में उनकी वास्तविक सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है। इन लोगों को, और ये जो पार्टीज होते हैं जिसके लिए लोग रॉल्स अपने पुस्तक में इनके लिए पार्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर अपने परिवारों के मुखिया होते हैं। और ये जो लोग होते हैं उन्हें अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का ज्ञान होता है और वे अपने लिए एक अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि वास्तविक समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है। वे अपने बारे में बहुत गहरी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वे अपने लिए एक अच्छी जिंदगी या शुभ जीवन चाहते हैं, और इसके लिए वो प्राइमरी गुड्स जो होते हैं वो उन्हें हासिल करना चाहते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो होते हैं वे इगोइस्ट नहीं होते हैं, तो ना तो ये जोखिम लेने वाले होते हैं और ना ही वे इगोइस्ट होते हैं। जोखिम लेने का मतलब यह होता है कि कोई ये व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी तरीके से यह नहीं चाहते हैं कि उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो अगर सबसे खराब स्थिति में भी है तो उन्हें सबसे ज्यादा मिले, यानी कि वो अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे नहीं जाना चाहते हैं, और यह भी कल्पना करते हैं कि सबसे खराब स्थिति भी आ जाएगी तो उनकी स्थिति सबसे अच्छी रहे। और इगोइस्ट नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वे आपस में बातचीत कर सकते हैं, समझौते कर सकते हैं, और इसके माध्यम से वे न्याय के सिद्धांत की ओर जा सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम एक पूरी प्रक्रिया है, यानी कि आप इसको कुछ शब्द जरूर याद रखेंगे और उसके अर्थ को ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर लोग
एक ऐसी काल्पनिक स्थिति जहां पर लोग बैठकर न्याय के सिद्धांतों के बारे में फैसला करते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसा वेल या एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे बैठकर लोग अपने वास्तविक समाज में अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ यह याद रहता है कि वे एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ हद तक गणित और दूसरी वस्तुओं के बारे में उन्हें जानकारी होती है, जिससे वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गुड लाइफ की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और इसके अलावा इसमें लोग जो होते हैं वो जोखिम लेने वाले नहीं होते और एगोइस्ट नहीं होते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में रॉल्स का कहना है कि चूंकि ये लोग जो होते हैं वो मैक्सिमम प्रिंसिपल के हिसाब से काम करते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सबसे मिनिमम, सबसे न्यूनतम स्थिति में रहूं तब भी मुझे मैक्सिमम मिले। तो इस स्थिति में वे लोग कभी भी कई तरीके के विकल्पों को स्वीकार नहीं करते। मिसाल के तौर पर वे उपयोगितावाद को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उपयोगितावाद यह कहता है कि जो न्यूनतम स्थिति वाले, जो सबसे माफ कीजिएगा, कि जो सबसे अल्पमत के लोग होंगे उनकी हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उपयोगितावाद पूरी तरीके से इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की तरफ या अधिकतम उपयोगिता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो रॉल्स ये कहते हैं कि आखिरकार जब व्यक्ति अलग अलग तरीकों पर विचार करते हैं और चूंकि वो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और चूंकि वो मैक्सिमम प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो आखिरकार निम्नलिखित सिद्धांतों पर राजी होते हैं। सबसे पहला, प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता से निभ सकता हो। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताएं इस ढंग से व्यवस्थित किए जाएं, सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं वो इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं कि इनसे हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो और ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों से जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता के शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। तो यहाँ पर एक स्लाइड में छोटी सी गलती है जहाँ पर स्वतंत्रताएं शब्द लिखा हुआ है, असल में विषमताएं वहां पर होना चाहिए। तो जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती हैं उनको हम इस तरीके से एडजस्ट करें जिससे इससे हीनतम स्थिति वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो और ये जो विषमताएं हैं वे उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हुई हों जिनके बारे में जो उचित समानता के साथ जो हर किसी को प्राप्त हो। तो ये जो कुछ प्रमुख बातें हैं रॉल्स के सिद्धांत की, इन सूत्रों को जरूर आपको याद रखने की जरूरत होगी। जो 3 प्रिंसिपल हैं, अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 की समाज की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को इस तरीके से एडजस्ट किया जाए जिससे जो न्यूनतम स्थिति वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। ये 2A है जिसे कि डिफरेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं और 2B जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हर किसी को अवसर की समानता प्राप्त हो सार्वजनिक पदों पर। इसके अलावा रॉल्स जो है वो एक लेक्सिकल प्रायोरिटी का नियम भी प्रस्तुत करते हैं जिसका मकसद है कि अगर इन सिद्धांतों में आपस में टकराव हो तो फिर क्या किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में वे यह बताते हैं कि जो लेक्सिकल प्रायोरिटी का पूरा प्रिंसिपल है उसके अनुसार यदि प्रिंसिपल 2A और प्रिंसिपल 2B में टकराव हो तो प्रिंसिपल 2B यानी कि अवसर की समान स्वतंत्रता के सिद्धांत को वरीयता दी जानी चाहिए और प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2B में टकराव हो तो निश्चित रूप से प्रिंसिपल 1 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसके आगे वे यह कहते हैं कि यदि इफिशियंसी के सिद्धांत, इफिशियंसी के तर्क और न्याय के सिद्धांत के बीच में टकराव हो तो हमें न्याय के सिद्धांत को वरीयता देनी चाहिए। तो इस लिहाज से जो प्रिंसिपल 2A है रॉल्स के सिद्धांत का, वह एक दार्शनिक तरीके से पाया गया सिद्धांत है जिसमें रॉल्स का दावा है कि आप मेरे शर्तों का अनुसरण कीजिए, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस पे जाइए और आप भी स्वीकार करेंगे कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए या एक ऐसे न्याय को सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए जिसमें कि जो पूरी असमानताएं हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए या किया जाना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति वाले लोगों या लिस्ट एडवांटेज लोग को फायदा हो। तो ये जो एक पूरा रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का जो प्रमुख तर्क है वो यही है कि एक जो पूरी व्यवस्था है वो तभी स्वीकार की जा सकती है जब उससे लिस्ट एडवांटेज लोगों को फायदा हो, जब उससे उन लोगों को फायदा हो जो समाज में सबसे बुरी स्थिति में है। तो इस लिहाज से रॉल्स ने एक हस्तक्षेप करने वाले राज्य
या फिर एक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट के बाद की, खासतौर पे सामाजिक विषमता के संदर्भ में। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि रॉल्स जो समाज की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं होती हैं, जिसे जिनमें कि हम एक उदारवादी लोकतंत्र, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर भारत के संविधान में मौजूद स्वतंत्रताओं को ले सकते हैं, तो ये वे उन बुनियादी स्वतंत्रताओं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और रॉल्स कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल 2A और प्रिंसिपल 2B में टकराव हो या प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 1 में टकराव हो, तो हमेशा अंत में प्रिंसिपल 1 को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, यानी कि जो बुनियादी स्वतंत्रताओं का सिद्धांत है उसे रॉल्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये एक तर्क है जो रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ने से पहले, यानी कि स्वतंत्रतावादी तर्क की तरफ जाने से पहले, मैं आपका जो ध्यान है वो रॉल्स की न्याय के सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे हम काफी हद तक रॉल्स के बाद के हुए सिद्धांतीकरण के बारे में समझ सकते हैं, और उस सिद्धांतीकरण में जो बहुत सारी चीजें हैं वो उदारवाद की प्रगति से भी जुड़ी हुई हैं। तो मिसाल के तौर पर समुदायवादियों ने यह तर्क दिया कि रॉल्स और उदारवाद के भीतर जो व्यक्ति है उसकी एक एटोमिस्ट संकल्पना है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को एक ऐसे एटम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो कि अपनी पृष्ठभूमि से या समाज से बिल्कुल कटा हुआ है। और उदारवादियों ने, जिसमें कि माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर और एलेक्जेंडर मैकिन्टायर, ये लोग काफी प्रमुख थे, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो व्यक्ति होता है वो समाज में एम्बेडेड होता है, उसमें सन्निहित होता है। उसका जो पूरा सेल्फ होता है वो अनइनकम्बर्ड या असन्निहित आत्म नहीं होता है। उसका सेल्फ अपनी पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है, वहीं से वह अपनी सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं, शुभ जीवन या गुड लाइफ की पूरी अवधारणा हासिल करता है। तो समुदायवादियों ने, अगर हम बहुत संक्षेप में समझें, तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की अवधारणा को खारिज किया, क्योंकि लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से अलग अलग तरीके के गुड कॉनोशन लेकर आते हैं, और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, माइकल वॉल्जर ने यह कहा, इस तरीके की लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इस बात की काफी आलोचना की। हम यहाँ पर समुदायवाद की एक समझ को जरूर हमें याद रखेंगे, क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि 1980 के दशक में उदारवाद के भीतर जो काफी वाद विवाद हुआ उसमें समुदायवादियों का काफी हस्तक्षेप रहा, और बाद में जब बहुत संस्कृतिवादी आए तो उन्होंने समुदायवादियों की आलोचनाओं को लिबरलिज्म या उदारवाद की रूपरेखा के भीतर समाहित करने की कोशिश की, और इसमें विल किमलिका जैसे सिद्धांतकारों का नाम प्रमुख है। इसके बारे में हम आखिरी भाग में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। इसके अलावा रॉल्स के सिद्धांत की नारीवादियों ने भी काफी आलोचना की। नारीवादियों की आलोचना कई स्तरों पर गई, लेकिन जो उसमें उदारवादी नारीवादी थे, जिसमें हम मार्था नुसबॉम को शामिल कर सकते हैं, सुजैन मुलर ओकिन की भी बात कर सकते हैं। इन लोगों की जो मुख्य इन लोगों का जोर है वो ये है कि रॉल्स के सिद्धांत को परिवार के भीतर भी लागू किया जाना चाहिए, लेकिन रॉल्स अपने सिद्धांत को सिर्फ परिवार के बाहर के दायरे में, सार्वजनिक जीवन के दायरे में लागू करते हैं, जो कि एक तरीके से इस सिद्धांत को सीमित बना देता है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की क्लास में रॉल्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है तो आपको सुजैन मुलर ओकिन का यह तर्क जरूर याद होगा कि जो रॉल्स हैं वो जिस तरीके से फैमिली के हेड के समझौता के लिए ओरिजिनल पोजीशन में बैठने की बात करते हैं, वह एक तरीके से महिलाओं के हितों को सामने नहीं आने देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश परिवारों में, दुनिया के अधिकांश परिवारों में पुरुष ही परिवारों के मुखिया होते हैं। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना के रूप में है। नारीवादियों के भीतर एक दूसरी जो आलोचना उभर कर सामने आई वह कुछ हद तक रेडिकल फेमिनिस्ट के द्वारा आई, जिन्होंने यह कहा कि एथिक्स ऑफ केयर पर जोर दिया जाना चाहिए, और इसमें उन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि जो रॉल्स का सिद्धांत है वो रीजन या रैशनल व्यक्ति की अवधारणा पर आधारित है, जो कि अपने आप में एक समस्यापूर्ण अवधारणा है, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो तार्किक होने से एक तरीके से पुरुषवादी गुणों से बहते हुए कार्य करते हैं, लेकिन जिन्हें हम फेमिनाइन क्वालिटीज मानते हैं, खासतौर पे केयर करना, एक दूसरे के साथ समझ बनाकर मुद्दों को सुलझाना,
वो काफी महत्वपूर्ण है और उनकी तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो इस लिहाज से जो ये पूरी आलोचना है उसमें रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना एथिक्स ऑफ केयर के आधार पर की जाती है। यह कहा जाता है कि जो एथिक्स ऑफ केयर है वह काफी महत्वपूर्ण है जो पूरे समाज है उसमें एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और वो न्याय का सिद्धांत उसमें उतना उपयोगी नहीं है। हालांकि बाद में खुद कई नारीवादियों ने भी इस बात की आलोचना की और उन्होंने कहा कि एथिक्स ऑफ केयर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता को खारिज कर दें। इसके अलावा कई अन्य स्तरों पर रॉल्स के सिद्धांत की आलोचनाएं सामने आई। मार्क्सवादियों की तरफ से, जो मार्क्सवादी चिंतक हैं, उनकी तरफ से इसकी आलोचना की गई। यह कहा गया कि यह किसी भी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की जुगत भिड़ाता है। रॉल्स के सिद्धांत के भीतर कई आंतरिक समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया गया और यह कहा गया कि यह पूरी तरीके से एक इंटरनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता है, जिसमें यह कहा गया पहली बात कि जो लोग एक ही तरीके की स्थिति से शुरुआत करते हैं एकदम समान आर्थिक स्थिति से, लेकिन वो अपने एम्बिशंस के कारण अलग अलग नतीजों पे पहुंचते हैं, तो जो अपने एम्बिशन के कारण, अपने फैसले के कारण एक अच्छी स्थिति में पहुंचता है, उससे रॉल्स का सिद्धांत यह उम्मीद करता है कि वो बुरी स्थिति वाले व्यक्ति की मदद करे। और दूसरी स्तर पर यह कहा गया कि जो रॉल्स का सिद्धांत है वह प्राकृतिक दुर्घटनाओं के लिए लोगों को मुआवजा नहीं देता है। तो इस तरह की कई आलोचनाएं जो हैं वो रॉल्स के सिद्धांत की सामने आई और इन आलोचनाओं में जो एक प्रमुख तत्व था वो ये था कि रॉल्स का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होने के बावजूद कई तरीके की कमियों से ग्रस्त है, लेकिन इसमें एक हम आगे बढ़ने की दिशा को देख सकते हैं। आगे बढ़ना उदारवाद के सैद्धांतिकरण की दिशा में, और इसी तरीके के रॉल्स की एक आलोचना जो थी वह स्वतंत्रतावादी आलोचना के रूप में सामने आई। और यह जो स्वतंत्रतावादी आलोचना है वह उसमें रॉबर्ट नॉजिक साहब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रॉबर्ट नॉजिक ने एक पुस्तक लिखी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, और इस पुस्तक में उन्होंने एक परिष्कृत तरीके से न्यूनतम राज्य या मिनिमल स्टेट की आलोचना की तरफदारी की। मिनिमल स्टेट का जो पूरा एक उनका आधार था उसमें उन्होंने एक सहारा लिया जो सेल्फ ऑनरशिप का सिद्धांत था जॉन लॉक का, उसका, और इसमें उन्होंने एक एंटाइटलमेंट थियरी प्रस्तुत की और एंटाइटलमेंट थियरी के माध्यम से उन्होंने इस बात को दर्शाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो एक न्यूनतम राज्य होता है वह जरूरी होता है व्यक्ति की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करने के लिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि जो हकदारी सिद्धांत होता है उसमें 3 तरह की बातें होती हैं। पहला, हस्तांतरण का सिद्धांत। यदि किसी भी वस्तु को न्यायपूर्ण तरीके से हासिल किया गया है तो उसका स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो पहला जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है उसमें जो एक ट्रांसफर का प्रिंसिपल है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है वो है जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, यानी कि शुरुआती न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत। यह इस बात का वर्णन करता है कि कैसे आरंभ में लोगों ने वस्तुओं पर अपना स्वामित्व स्थापित किया जिनका सिद्धांत 1 के अनुसार हस्तांतरण किया जा सकता है। और तीसरा, अन्याय के परिशोधन का एक सिद्धांत। ऐसी संपत्ति या वस्तुओं के साथ क्या किया जाना चाहिए जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हासिल किया गया है या जिनका अन्यायपूर्ण तरीके से हस्तांतरण किया गया है। हम अन्याय के परिशोधन के सिद्धांत पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम विल चैम्बरलेन के उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि वस्तुओं का न्यायपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होता है तो उसे हम किस रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि न्यायपूर्ण आरंभिक अधिग्रहण और परिशोधन के सिद्धांत का क्या मतलब है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है रॉबर्ट नॉजिक के बारे में, जो उन्हें काफी हद तक जॉन रॉल्स के करीब भी ले आती है, वो यह कि वे भी कांट से काफी प्रभावित थे। वे भी यह मानते थे कि जो प्रत्येक व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग होता है वह अपने आप में एक साध्य के रूप में होता है और कभी भी एक व्यक्ति को
दूसरे व्यक्तियों के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसी अर्थ में जब वो ये कहते हैं कि राज्य लोगों से टैक्स लेकर दूसरे लोगों से वितरित नहीं कर सकता है, तो वो इसी आधार का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप में एक साध्य हूँ, तो फिर मेरा इस्तेमाल दूसरे लोगों की उद्देश्य के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। मैं अपने आप में एक एंड या साध्य हूँ। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो जो एक जस्ट ट्रांसफर का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, उसमें वो विल चैम्बरलेन का उदाहरण देते हैं। उनका ये कहना है कि मान लीजिए कि एक कोई बहुत प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, और जो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं वो काफी प्रतिभाशाली हैं। लोग उनके मैच को, विल चैम्बरलेन और लोग उनके मैच को देखने आना चाहते हैं, आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वे यह तर्क रख देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा मैच देखना चाहता है तो अलग से उसे 25 रुपए या 100 रुपए टैक्स देना होगा या पैसा देना होगा। तो यानी कि 100 रुपए अगर टिकट है तो एक अलग बॉक्स होगा जिसमें कि 25 रुपया विल चैम्बरलेन के नाम पर डाला जाए। तो ये जो एक स्थिति है रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार वो अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही शर्त साफ है। तो अगर सभी व्यक्ति जो लोग मैच देखने आते हैं वे स्वेच्छा से उसमें कुछ पैसे डाल देते हैं और एक समय के बाद बास्केटबॉल का वो खिलाड़ी अरबपति हो जाता है, तो फिर उससे यह अपेक्षा करना, यह एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा कि वो एक बड़ी राशि जो है वो दूसरे लोगों को दे दे। ऐसा इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि उस व्यक्ति ने, यानी कि बास्केटबॉल के उस खिलाड़ी ने पहले ही लोगों को यह साफ कर दिया था कि वो असल में एक खास तरीके से अपना मैच दिखाने के लिए तैयार है, और वो तरीका यह है कि लोग उसे अपने टिकट का एक हिस्सा दें। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये जो एक हस्तांतरण होता है, जो न्यायपूर्ण होता है, उसमें किसी भी तरीके का टैक्सेशन सही नहीं माना जा सकता। जो एक इनिशियल एक्विजिशन की जो पूरी बात है कि शुरुआत में जो अधिग्रहण हो, बिल्कुल शुरुआत में, मानव सभ्यता की शुरुआत में वो न्यायपूर्ण हो, तो रॉबर्ट नॉजिक के मानते हैं कि असल में यह तय करने का कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है कि आज जिस व्यक्ति के पास जो संपत्ति है वो आरंभिक रूप में न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित की गई थी और उसके बाद उसे हस्तांतरित की गई। ये आज के दौर में तय नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वो तीसरे स्तर पर जाते हैं जहां पर वो परिशोधन की बात करते हैं, तो वहां वो यह स्पष्ट करते हैं कि जो परिशोधन होता है उसका मतलब यह है कि अगर कोई गलत तरीके से लेन देन होता है, किसी से गलत तरीके से वस्तु छीन ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और यहाँ वो यह बोलते हैं कि वर्तमान समय में मोटे तौर पर हम यह मान सकते हैं कि जिनकी स्थिति बुरी है उनके साथ अतीत में कुछ गलत हुआ है, और मोटे तौर पर हमें मान सकते हैं कि जिनकी स्थिति अच्छी है उन्होंने अतीत में लोगों से संसाधन लिए हैं या गलत तरीके से संसाधन अर्जित किए हैं। तो इस लिहाज से हम तब तक एक न्यायपूर्ण हस्तांतरण वाली स्थिति तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक अतीत के इन अन्यायों का परिशोधन ना हो। और इस लिहाज से आखिरकार जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो स्वतंत्रतावादी तरीके से ही सही, लेकिन इस बात की ओर जाते हैं कि परिशोधन या रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कोई भी राज्य ऐसी स्थितियां अपनाए, ऐसी नीतियां अपनाए जिससे जो लोग कमजोर स्थिति में हैं, बुरी स्थिति में हैं, उन्हें थोड़ा लाभ हो। तो ये एकदम आखिरी चरण का है, लेकिन जो सैद्धांतिक या दार्शनिक जोड़ है रॉबर्ट नॉजिक का वो इसी बात पर है कि अगर किसी व्यक्ति पर एक सामान्य स्थिति में जब वो जो हकदारी सिद्धांत जिसे हम लोगों ने कहा एंटाइटलमेंट थ्योरी, जब वो उसके सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, यानी कि न्यायपूर्ण हस्तांतरण की बात है, इनिशियल जस्ट एक्विजिशन का जो पूरा शर्त है और जो रेक्टिफिकेशन की थियरी है, उन तीनों आयामों को पूरा हो जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती टैक्स लिया जाता है, जबरदस्ती का अर्थ यह है कि उस पर टैक्स लगाया जाता है सिर्फ कुछ राज्य की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उनके अलावा, तो वह एक अन्यायपूर्ण कदम होगा। यानी कि रॉबर्ट नॉजिक एक मिनिमल स्टेट की पक्ष में तरफदारी करते हैं उसकी,
और उनका यह कहना है कि राज्य जो है वो एक ऐसी मिनिमल स्टेट की भूमिका में होना चाहिए जहां उसका काम सिर्फ कानून को लागू करना है, जहां उसका काम यह देखना है कि लोग गैर कानूनी तरीके से एक दूसरे को धोखा ना दें, न कि राज्य का काम यह है कि वह लोगों से टैक्स ले और उसको गरीबों में बांटे। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जब वो जो जिस आखिरी तर्क की हमने बात की वह इस बात से संबंधित है कि जो रेक्टिफिकेशन का सिचुएशन है वो पूरा हो जाए, यानी कि हम इस बारे में संतुष्ट हो जाए कि जो अन्याय की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है, और उसके प्रति संतुष्ट होने का जो तरीका है वो यही है कि हम इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करें कि जो वर्तमान समय में जिन ऐसे लोग हैं जिनके साथ अतीत में अन्याय हुआ है उन अन्यायों का परिशोधन हो जाए, और ऐसे स्थिति आने पर ही हम इस तरीके की पूरी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो विचार लिबर्टेरियंस या स्वतंत्रतावादियों ने व्यक्त किए वो एक महत्वपूर्ण धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं समकालीन उदारवाद के भीतर। लेकिन समकालीन उदारवाद के बारे में हमें एक और चीज याद रखनी होगी कि मैंने आपको 2 प्रतिनिधि चिंतकों के बारे में बताया। कम से कम समतावाद में कई अन्य चिंतक हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। मिसाल के तौर पर रोनाल्ड डॉकिन का नाम हम ले सकते हैं और ऐसे ही कई अन्य चिंतकों का नाम। लेकिन मोटे तौर पर आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि दार्शनिक स्तर पर समतावाद ने इस बारे में तर्क देने की कोशिश की कि आखिर राज्य को क्यों संसाधनों का वितरण करना चाहिए, इसीलिए इसे एक तरीके से वितरण न्याय के पक्ष में दिया जाने वाला तर्क भी कहते हैं। और स्वतंत्रतावाद ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि क्यों राज्य को एक मिनिमल स्टेट के रूप में होना चाहिए और क्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके सेल्फ ऑनरशिप के राइट्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो उदारवाद की जो ये 2 धाराएं हैं उसमें मैंने आप लोगों को रॉल्स के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि समुदायवाद 1980 के दशक में काफी हद तक उदारवाद के भीतर चलने वाले वाद विवादों में एक प्रमुख वाद विवाद के रूप में सामने आया, क्योंकि इसने यह कहा कि जिस तरीके से उदारवाद के भीतर पूरी परिकल्पना की गई है व्यक्ति की, वह अपने आप में समस्यापूर्ण है और उससे आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि वह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत नहीं करती जो वास्तविक अर्थों में समाज से जुड़ा हुआ है। बाद में जो बहुसंस्कृतिवादियों का एक पूरा समूह उभर कर सामने आया, उन्होंने उदारवाद के भीतर की जो ये आलोचनाएं प्रस्तुत की गई थी समुदायवादियों द्वारा, उन्हें उदारवाद में ही समायोजित करने की कोशिश की। और उसमें मैं एक उदाहरण दूंगा विल किमलिका का। इसके अलावा भी कई अन्य चिंतक हैं जिन्होंने बहुसंस्कृतिवाद के रूप में लिखा। लेकिन अगर मोटे तौर पर मल्टीकल्चरलिज्म को समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक तरीके से समुदायवादियों की इस आलोचना को स्वीकार करना है कि जो उदारवाद है वो बहुत ही एक्सप्रेस्ड तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही खुलकर समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। विल किमलिका ने एक बात तो यह कही कि जो समुदायवादी हैं वो इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि असल में उदारवाद के भीतर यह बात निहित है कि व्यक्ति जो है वो ऑटोनॉमस है, वो जो चाहे अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकता है, लेकिन वह यह निर्णय समुदाय के भीतर या समाज के भीतर ही लेता है। यह बात उदारवाद में एक तरीके से स्वीकृत बात है और समुदायवादी इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद जो विल किमलिका है वो यह भी जोड़ते हैं कि उदारवाद के भीतर यह बात ज्यादा साफ तरीके से सामने आनी चाहिए थी। तो अब जो अगर हम सिर्फ एक उदाहरण के रूप में विल किमलिका की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि विल किमलिका और अन्य बहुसंस्कृतिवादी चिंतक इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि एक उदारवादी समाज के भीतर भी बहुत तरीके के समुदायों का अस्तित्व होता है और उन समुदायों में जो अलग अलग तरीके के समुदाय हैं उनकी जो अपनी ग्रुप राइट्स हैं, जो समूह अधिकार है, उनको मान्यता देना भी बहुत जरूरी है किसी भी उदारवादी समाज के लिए। तो उदारवाद के भीतर जो चिंतन की धारा चली बहुसंस्कृतिवाद के रूप में, उसमें समूहों के अधिकारों और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच में एक तरीके के सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई। जॉन रॉल्स ने अपनी दूसरी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने भी यह कोशिश की, हालांकि उनका मॉडल यह था
कि अगर हम एक उदारवादी समाज की बात करें तो वहां पर उदारवादी राज्य और जो उस राज्य के भीतर जो समूह होते हैं उनके बीच में एक तरह का ओवरलैपिंग कंसेंसस या परस्पर व्यापी सम्मोहन होता है, परस्पर व्यापी आम सहमति, ओवरलैपिंग कंसेंसस होता है, जिसमें कि जो उदारवादी समाज या उदारवादी राज्य होता है वह इन विशिष्ट समूहों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये जो विशिष्ट समूह होते हैं वे अपने सदस्यों के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनको मान्यता देते हैं। हालांकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम कुछ हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देख सकते हैं, लेकिन क्या यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी और अन्य उदारवादी समाजों में भी हमेशा कायम रह सकती है? रॉल्स इसके बारे में कुछ संतोषजनक जवाब नहीं देते और अगर हम अनुभवों पर ध्यान देंगे तो यह बात सामने आएगी कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम विल किमलिका की बात करें तो विल किमलिका इस बारे में सुझाव देते हैं कि जो अलग अलग तरीके के समूह हैं उनके बारे में किस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि किसी भी समाज में, खासतौर पे वे उदारवादी पश्चिम उदारवादी समाजों का उदाहरण देते हैं, तो बोलते हैं कि वहाँ 3 तरीके के अल्पसंख्यक समूह पाए जाते हैं। एक वो नेशनल माइनॉरिटीज की बात करते हैं जो कि देश में काफी लंबे समय से रह रहे हैं और एक निश्चित भूभाग पर हैं, लेकिन जो देश की जो मुख्य धारा है या एक जो बड़ा समाज है उससे वो पृथक है। दूसरे स्तर पर वो इमिग्रेंट्स समूहों की बात करते हैं और जो कि बाहर से आए हैं, देश में काम करने के लिए यहीं रह रहे हैं और वो एक छोटे अल्पसंख्यक समूह के रूप में होते हैं। और तीसरे स्तर पर वो बहुत छोटे यानी कि अत्यल्प अल्पसंख्यक समूहों की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर महिलाएं हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, फिजिकली या विजुअली चैलेंज्ड लोग या विकलांग लोग शामिल हो सकते हैं इस श्रेणी में। तो उनका यह कहना है कि इन सभी लोगों को अलग अलग तरीके के समूह अधिकारों को देने की बात है। नेशनल माइनॉरिटीज या राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को वह सेल्फ गवर्नेंस राइट्स देने की बात करते हैं। जो इमिग्रेंट्स लोग हैं जो दूसरे देशों से आकर किसी देश में रह रहे हैं उन्हें वो पॉली एथनिक राइट्स देने की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उन्हें ऐसे अधिकार दिए जाएं जिससे कि वो अपने पर्व त्योहार और इस तरीके की चीजें मना सके, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक तरीके से जो एंग्लो कॉन्फर्मिज्म या फिर अंग्रेजों की तरह दिखना, ये ब्रिटिश या अंग्रेज समाजों के बारे में है या इंग्लिश सोसाइटीज के बारे में है, लेकिन बहुमत की तरह दिखने का जो दबाव होता है लोगों पर, अनकहा दबाव, इसके लिए कोई फोर्स नहीं किया जाता है। उदारवादी समाज में जो जैसे चाहे वैसे रह सकता है, लेकिन लोग अपने आप बहुमत की तरह दिखने की कोशिश करने लगते हैं, तो उससे बचा जा सकता है और उससे बचने के लिए पॉलीइथनिक राइट्स या बहुजातीय अधिकार देने की जरूरत है, जिसका अर्थ यह है कि लोगों को यह अधिकार हो कि वे अपने पर्व, अपने त्योहार, अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन कर पाए। तीसरे स्तर पर विल किमलिका यह कहते हैं कि जो विभिन्न तरीके के छोटे समूह होते हैं उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और इस लिहाज से वे यह एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसमें वे बताना चाहते हैं कि कैसे उदारवाद के भीतर भी जो समूहों के अधिकार है उनको मान्यता दिया जा सकता है। भिखु पारिक ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया है कि सिर्फ एक विधिक या लीगल रूपरेखा बना देने से या कुछ नियम बना देने से ही काम नहीं चलने वाला है, बल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि उदारवाद के भीतर जो अलग अलग तरीके के समूह हैं उनके बीच में आपस में संवाद हो। और इस तरीके का संवाद होने की स्थिति में ही हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां पर विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न समूहों के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। और ये जो एक पूरी परिकल्पना है उदारवाद के भीतर या एक पूरा डेवलपमेंट है उदारवाद के भीतर बहुसंस्कृतिवाद के रूप में, उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। कई लोग इसकी इस आधार पर आलोचना करते हैं कि इसमें आर्थिक मुद्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा, इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि इन आलोचनाओं में कि जो समूह होते हैं उनके भीतर की जो गलत प्रथाएं होती हैं उनको भी मान्यता देने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि विल किमलिका इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी समूह के भीतर व्यक्ति के अधिकारों का दमन हो रहा है तो व्यक्ति के, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब समूह के दबाव के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों की दावेदारी ही ना कर पाए,
जब वो खुलकर यह ना कह पाए कि उसके व्यक्ति के रूप में जो अधिकार है एक उदारवादी समाज में उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इस बारे में जो एक समस्या है वह काफी साफ तौर पर सामने आती है जब हम बहुसंस्कृतिवादी रूपरेखा के भीतर जाते हैं। लेकिन इस बात में कुछ संदेह नहीं है, अगर हम अपनी पूरी यात्रा को उदारवाद के से जुड़ी हुई यात्रा को याद करें तो इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें कि उदारवाद ने खुद अपने भीतर बहुत तरह के विकास किए, बहुत तरीके के सुधार किए। उदारवाद के भीतर लगातार कई तरीके से वाद विवाद चलते रहे और ये वाद विवाद अभी भी चल रहे हैं। 1990 के दशक में फ्रांसिस फुकुयामा ने जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की जो बात की थी उसके बारे में काफी चर्चा हुई है और फुकुयामा एक तरीके से लिबरलिज्म की जीत की का डंका बजाने की बात करते हैं। लेकिन शायद यह कहना अपने आप में चीजों को ज्यादा सरलीकृत रूप से देखने जैसा लगता है। ऐसा है, जरूर है कि उदारवाद को काफी हद तक एक स्वीकार्य विचारधारा माना जाने लगा है, उदारवाद को अपने आप में एक बेहतर विचारधारा के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन इसके बावजूद जो वैश्वीकरण उदारवाद के कंधे पर चलकर आगे आया 90 के दशक में, उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण की नीतियां, उसने कई तरीके की विफलताओं को भी सामने रखा है जो कि बाजार की विफलताएं हैं और जिसके कारण से कई अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। असमानता की समस्या पैदा हुई है, बेरोजगारी काफी बढ़ी है, किसानों की स्थिति अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो वो काफी बुरी हुई है। तो उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ जो एक आर्थिक ढांचा है वो सफल नहीं हुआ है। और अगर हम एक वैश्विक न्याय का जो पूरा विमर्श सामने आया है थॉमस पेंथम और दूसरे कई लेखकों के लेखन के माध्यम से, और उसमें जॉन रॉल्स ने भी एक पुस्तक लिखी थी द लॉ ऑफ पीपल्स 1999 में। कि मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये आपको बताना है कि उसके भीतर भी अब इस बात को स्वीकार किया गया है कि कई उदारवादी देश जो हैं, विकसित उदारवादी देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसमें एक प्रमुख देश है, उन्होंने बहुत सारे दूसरे देशों में जो पिछड़े देश हैं, अफ्रीकी देश हैं या एशियाई देश हैं, वहां पर अपने उदारवाद को तो कायम रखा लेकिन उन देशों में तानाशाही शासन को बढ़ावा दिया। और इसके पीछे जो मुख्य लक्ष्य था वह यह था कि वहां के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर उनका कब्जा बना रहे। तो उदारवाद हमेशा ही हर तरफ उदारवाद के रूप में सामने नहीं आया है और इसकी हम कई तरह की आलोचनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। अगर हम पारंपरिक विचारधाराओं के नजरिए से विचार करें तो हम यह देखेंगे कि अलग अलग विचारधाराओं के नजरिए से उदारवाद की तीखी आलोचना की जा सकती है। इनमें से कई विचारधाराओं के बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये संकेत करना चाह रहा हूं कि अगर मैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से या फिर नारीवादी परिप्रेक्ष्य से या फिर अराजकतावादी परिप्रेक्ष्य से या फिर रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य से या पोस्ट मॉडर्निस्ट परिप्रेक्ष्य से इसकी आलोचना करूं उदारवाद की, तो वो किस रूप में सामने आएगी। तो मैं कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्क्सवादियों ने हर रूप में उदारवाद की आलोचना की। कार्ल मार्क्स ने काफी तीखी आलोचना की थी कैपिटलिज्म की, और उनका पूरा आधार यही था कि ये एक्सप्लॉयटेशन को दिखावा के रूप में मतलब समानता और समान अधिकारों का एक मोटा पर्दा खड़ा कर देता है, जिससे जो पूंजीवादी शोषण होता है उसको वैधता मिलती है और ये हर रूप में कायम रहता है। तो जो भी उदारवाद की सीमा है उसके बारे में मार्क्सवादियों का कहना यह है कि यह कभी भी बुनियादी प्रश्न को हल नहीं करता, यानी कि उत्पादन के साधनों पर सिर्फ पूंजीपतियों का अधिकार क्यों है या क्यों होना चाहिए, ये इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है। अपने सबसे अच्छे रूप में यह संसाधनों की कुछ हद तक पुनर्वितरण पर ही जोर देता है। तो ये मार्क्सवादियों की आलोचना है। रूढ़िवादी यह कहते हैं कि जो व्यक्ति की ऑटोनॉमी की बात कही जाती है कि यानी व्यक्ति मौजूदा समाज की किसी भी चीज को अस्वीकृत कर सकता है अगर वह उसे अपनी गुड लाइफ के हिसाब से नहीं पाता है। तो कंजर्वेटिव से मानते हैं कि यह विचार सही नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें समाज में अच्छी हैं वो कई पीढ़ियों से होते हुए हमारे पास आई हैं और उनके भीतर जो बुराइयां थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूर होती गई हैं। तो आज की पीढ़ी में अगर मैं एक व्यक्ति आऊं और कहूं कि पीछे की जो लोग सोचते आ रहे हैं वो सही नहीं था और जो मैं चीजों को देख रहा हूं वही सही है, तो यह गलत होगा रूढ़िवादियों के अनुसार।
और यह एक तरीके से समाज में अस्थिरता या फिर विध्वंस की तरफ आगे बढ़ाने वाला कदम होगा। जो अराजकतावादी हैं वो यह बोलते हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके की सत्ता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उदारवाद अपने हर रूप में इस तरीके की सत्ता को कायम रखता है। उदारवाद मिसाल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि उदारवाद जब सीमित राज्य की बात करता है तब भी वो एक राज्य की बात करता है, और जब वो एक हस्तक्षेपकारी राज्य की बात करता है तो निश्चित रूप से वहां तो राज्य होता ही है। और ये इसी के तरीके से हम नारीवादियों की आलोचना को देख सकते हैं, जो यह मानती हैं कि उदारवाद के भीतर कभी भी स्त्रियों के प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया गया। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो रॉल्स की आलोचना हुई उसके बारे में हमने जिक्र किया। उसी तरीके से कई तरीके से उदारवादी नारीवादी भी सामने आई हैं, जिन्होंने कि समाज के भीतर सार्वजनिक दायरे में महिलाओं की समान अधिकारों की तरफदारी की है। लेकिन इन उदारवादी नारीवादियों की भी अन्य नारीवादियों ने आलोचना यह कहते हुए की है कि परिवार के भीतर की जो संबंध है उसमें बदलाव करने का तर्क प्रस्तुत नहीं करती हैं। उसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं उनका यह मानना है कि उदारवाद जो है वो व्यक्ति के भीतर रीजन का जो एक तत्व है उसको जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। उनका यह कहना है कि व्यक्ति के भीतर बहुत तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, जो कि उदारवाद का सबसे बुनियादी प्रपोजिशन है, बुनियादी प्रस्ताव है, तो ऐसी स्थिति में हम व्यक्ति के भीतर जो अन्य तरीके के गुण होते हैं उनकी अवहेलना कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति ये उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा रैशनल नहीं होता है। कई बार वो रैशनल बिहेव करता है, कई बार वो इरेशनल बिहेव करता है, कई बार वो इस तरीके से बिहेव करता है जो कि हमें बहुत ही अजीब लग सकता है। तो वो सब व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, लेकिन बाकी सारी विशेषताओं का दमन करके उदारवाद एक तरह की विशेषता को प्रमुख विशेषता के रूप में सामने रखता है, जो कि सही नहीं है। तो ये जो अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं उनके माध्यम से हम उदारवाद की आलोचनाओं को देख सकते हैं, और यही बात हर विचारधारा के बारे में है। तो जब भी आप विचारधाराओं का अध्ययन करें, आगे की चर्चा में भी हम जिन विषयों को लाएंगे और बार बार हम इस चीज पर वापस भी जाएंगे, लेकिन आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर एक कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे के बारे में उदारवादी क्या सोच सकता है, रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव क्या सोच सकता है, नारीवादी क्या सोच सकती हैं, और नारीवादियों के भीतर जो विभिन्न धाराएं हैं वो क्या सोच सकती हैं, ठीक है, या फिर अराजकतावादी क्या सोच सकते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी क्या सोच सकते हैं। ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो हमारे भीतर एक अलग तरह की समझ बनेगी इन विषयों को लेकर। मैं इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले सिर्फ इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जब भी आप उदारवाद के संदर्भ में वर्णन करें तो यह बात जरूर है कि उसके इतिहास और उसके जो आरंभ में जो हमने बुनियादी बातें दर्ज की थी उन्हें याद रखने की आवश्यकता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है उसके समकालीन वाद विवाद को भी समझना, क्योंकि समकालीन वाद विवाद में जिन बिंदुओं की आज हमने चर्चा की उन सभी बिंदुओं में जो एक प्रमुख बात है वह यह है कि उदारवाद के भीतर ही इतने सारे वाद विवाद हुए हैं कि उन्होंने उदारवाद का एक तरीके से विस्तार किया है, और वह विस्तार एक सकारात्मक दिशा की ओर है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि यह कहना सही नहीं होगा कि अभी बाकी सारी विचारधाराएं प्रासंगिक नहीं रही हैं और सिर्फ उदारवाद ही प्रासंगिक है, क्योंकि उदारवाद के भीतर कई ऐसी बुनियादी कमियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। हालांकि यह बात जरूर है कि वैचारिक स्तर पर जो चुनौती इसे मार्क्सवाद के द्वारा मिल रही थी 1990 के दशक के पहले, वो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद खत्म हो गई, और उसके साथ ही जो अन्य मार्क्सवादी देश बचे हैं या मार्क्सवाद का अनुसरण करके क्रांति की ओर बढ़ने वाले देश बचे हैं, मिसाल के तौर पर चीन, वो भी अब काफी हद तक बाजारीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अधिकांश मार्क्सवादी अब ये नहीं मानते हैं कि चीन एक मार्क्सवादी शासन वाला देश है या मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर शासित होने वाला देश है। तो ये सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। मुझे यह उम्मीद है कि जो पूरी चर्चा हमने उदारवाद के बारे में की है उससे आपको उदारवाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद मिली होगी,
और अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्तर पर भी बात करें तो चाहे वो उदारवाद के सैद्धांतिक समझ से जुड़ी हुई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या प्रमुख लेखक, उनके तर्क और उनकी प्रकाशित पुस्तकें इत्यादि से जुड़ी हुई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, आप इस लेक्चर को सुनने के बाद उन प्रश्नों को हल करने में खुद को समर्थ बना पाए होंगे या बना पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैं इस पूरी चर्चा को यहीं विराम देता हूं और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक अन्य विचारधारा के बारे में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।